हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उस परिवर्तन के लिए जो कि मानवीय खुशहाली को बढ़ाता है, अच्छाई के लिए तथा इच्छित दिशा की ओर बढ़ता है, अब इनमें से कौन सी अवधारणा उसके लिए सही है। ठीक है, क्या कहलाएगा वो? ऑप्शंस देखिए, विकास, वृद्धि, उद्विकास या फिर प्रगति। तो ये क्या कहलाएगा? प्रगति कहलाएगा। ठीक है, प्रगति कहलाएगा। और ऐसे परिवर्तन को सामाजिक मूल्य द्वारा स्वीकृति प्राप्त होती है। ठीक है, लुमले का क्या कहना था? वो क्या कहते हैं कि जो प्रगति है वो एक परिवर्तन है। ठीक है, प्रगति को वो क्या कह रहे हैं? एक परिवर्तन कह रहे हैं। पर वो ये भी कहते हैं कि ये जो परिवर्तन है किसी भी दिशा में होने वाला परिवर्तन नहीं है, कि किसी भी दिशा में जो परिवर्तन है उसको हम प्रगति कहेंगे, बल्कि जो परिवर्तन इच्छित है और समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त जो दिशा है, उस दिशा में जो परिवर्तन होगा उसको ही वे प्रगति कहते हैं। तो ऐसा किसने कहा है? लुमले ने कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा फर्स्ट का? प्रगति, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, काका कालेलकर आयोग द्वारा कितनी जातियों एवं समुदायों को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा चिन्हित किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि 2399 राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। और टोटल पॉपुलेशन, भारत की टोटल पॉपुलेशन में से ये 70% है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, मंडल आयोग द्वारा केवल हिंदुओं में से कितनी जातियों एवं समुदायों को अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में चिन्हित किया गया है? तो यहाँ पर क्या होगा? 3743। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भारतवर्ष की 1991 की जो नई आर्थिक नीति की विशेषता है उसमें से कौन सी नहीं है? ये पूछा गया है। ठीक है, जो 1991 की नई आर्थिक नीति थी उसकी विशेषता कौन सी इनमें से नहीं है? ऑप्शंस में है उदारीकरण, स्थानीयकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। तो यहाँ पर फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा? स्थानीयकरण। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1991 की जो नई औद्योगिक नीति है उसकी घोषणा किसने की थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने की थी। ठीक है, और इसमें ही ये जो नई औद्योगिक नीति है उस औद्योगिक नीति में ही एलपीजी को अपनाया गया था, यानी कि निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया गया था। दूसरे शब्दों में इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। और स्वतंत्रता के बाद अगर देखा जाए तो जो पहली औद्योगिक नीति थी वो 1948 में, ठीक है, 1948 में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा होती है। और इसकी घोषणा कौन करते हैं? उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, वो करते हैं। सेकंड जो नई औद्योगिक नीति आई 1956 में आई थी। ठीक है, और इसकी घोषणा जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। इस औद्योगिक नीति में ही मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। ठीक है, और 1956 के बाद कब आती है? 1980 में। ठीक है, 1980 में औद्योगिक नीति में जो लागू की गई उसमें सहकारी संघवाद को अपनाया गया था। ठीक है, फिर 1991 में वाली में एलपीजी को अपनाया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। पहली जो थी नई औद्योगिक नीति 1948 में हुई थी, जिसकी घोषणा उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। सेकंड हुई थी 1956 में जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, और जिसमें ही मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। फिर 1980 वाली जो घोषणा हुई थी औद्योगिक नीति की, उसमें क्या अपनाया गया था? सहकारी संघवाद को अपनाया गया था। और 1991 वाले में एलपीजी को। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मैचिंग में पूछ सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है, मार्क्सवादी विश्लेषण में मध्यम वर्ग की जो अवधारणा है वो किसने प्रतिपादित की? ऑप्शंस में है रेमंडफर्थ, रेमंड एरो, GDH कोल और डेहरनड्रॉफ। तो यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मार्क्सवादी विश्लेषण में मध्यम वर्ग का कॉन्सेप्ट पूछा गया है, तो डेहरनड्रॉफ होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जो डेहरनड्रॉफ की बुक है, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है,
इंपॉर्टेंट है। क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी बुक है। इस बुक में ही इन्होंने क्लास कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की बात की हुई थी और श्रमिक वर्ग के 3 प्रकार बताते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब कौन कौन से उन्हें देखिए, पहला बताते हैं कुशल श्रमिक, कुशल श्रमिक, सेकंड है अर्धकुशल एंड थर्ड है अकुशल। कुशल श्रमिक, अर्धकुशल श्रमिक और अकुशल श्रमिक, ये बताया है इन्होंने श्रमिक वर्ग के प्रकार। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है बाह्य तथा आंतरिक संघर्ष की जो अवधारणा है वो दी है। ऑप्शंस में देखिए मैक्स वेबर, जॉर्ज सिमेल, लेविस कोजर, आर डेहरनड्रॉफ। तो यहाँ पर किसका कॉन्सेप्ट है, लेविस कोजर का। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने अपनी बुक द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में, द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में संघर्ष के प्रकारात्मक पक्ष की बात की है, या क्लास कॉन्फ्लिक्ट का कॉन्सेप्ट या थ्योरी दी हुई है, ये ऐसे पूछा जा सकता है, बुक का नाम पूछ सकते हैं। ठीक है, और कोजर क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। कोजर का क्या कहना है कि संघर्ष से केवल समाज में विघटनात्मक परिणाम ही उत्पन्न हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, संघर्ष का जो संगठनात्मक प्रकार है वो विघटनात्मक प्रकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि संघर्ष या क्रांति से ही समाज में केवल विघटन की ही स्थिति उत्पन्न हो, कभी कभी संघर्ष प्रकार का भी काम करता है। ठीक है, तो ये बातें किसने कही हैं, कोजर ने कही हैं, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा प्रतिकूलन एवं संघर्ष की प्रक्रियाओं को कहते हैं। ऑप्शन देखिए राजनीतिक प्रक्रियाएं, असहयोगात्मक प्रक्रियाएं, जैविकी प्रक्रियाएं या फिर सहयोगात्मक प्रक्रियाएं। तो यहाँ पर 7 का राइट क्या होगा, प्रतिस्पर्धा प्रतिकूलन और संघर्ष, ये किस में आएगा, असहयोगात्मक प्रक्रियाओं में आएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। आप लोगों को पहले भी बताया गया है, गिलिन एंड गिलिन ने सामाजिक प्रक्रिया के 3 प्रकार बताए थे। पहला बताया था इन्होंने समान सामाजिक प्रक्रिया, पहला क्या था, समान सामाजिक प्रक्रिया, दूसरा सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, ठीक है, दूसरा क्या था, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, तीसरा असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। ठीक है, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, और असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में क्या हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा प्रतिकूलन और संघर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है काल्पनिक संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी है। ऑप्शन देखिए मिलर, समनर, क्लाइनबर्ग, मर्टन। तो काल्पनिक संदर्भ समूह का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका हो जाएगा, क्लाइनबर्ग का। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इनका क्या कहना है कि जो संदर्भ समूह का व्यवहार है वो काल्पनिक भी हो सकता है, काल्पनिक व्यवहार के साथ साथ क्या हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। ठीक है, संदर्भ समूह व्यवहार काल्पनिक के साथ साथ नकारात्मक भी हो सकता है। और 2 तरह के संदर्भ समूह के प्रकार बताते हैं, काल्पनिक संदर्भ समूह और दूसरा वास्तविक संदर्भ समूह। काल्पनिक संदर्भ समूह जिसमें कि व्यक्ति अनुमान और कल्पना के जरिए ही अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। दूसरा वास्तविक संदर्भ समूह में ऐसा संदर्भ समूह जिसके बारे में व्यक्ति को क्या है, जानकारी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये जो बुक है वो किसने लिखी हुई है। ऑप्शंस में है G.S. घुरिये, C.H. कूले, N.K. दत्ता, रजनी कोठारी। तो कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स ये जो बुक है वो किसकी है, रजनी कोठारी की है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनका क्या कहना था कि लोकतंत्र के कार्यचलन के लिए स्वैच्छिक संगठनों की ज़रूरत होती है, और भारत में ये जो स्वैच्छिक संगठन की कमी है वो जाति व्यवस्था ने पूरी की है। ऐसे स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और ये भी कहा है कि जो जाति है उसको राजनीति में लाने का जो श्रेय है, जाति को राजनीति में लाने का श्रेय उच्च जातियों प्लस स्वार्थी राजनीतिज्ञों को इन्होंने बताया है। ठीक, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, रजनी कोठारी ने कही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है अपराध को किसने आपराधिक कानून का उल्लंघन कहकर परिभाषित किया है। ऑप्शंस में है फेयरचाइल्ड, इलियट, मेरेल, सदरलैंड। तो अपराध को आपराधिक कानून का उल्लंघन कहा है किसने, फेयरचाइल्ड ने। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अपराध है क्या, सामाजिक विघटन का क्या है, मुख्य स्वरूप है।
अपराध एक सामाजिक अवधारणा के साथ साथ क्या है, कानूनी अवधारणा भी है। इलियट एंड मेरिल क्या कहते हैं कि अपराध क्या है, समाज विरोधी व्यवहार है। न केवल समाज विरोधी व्यवहार बल्कि समाज के जो समाज या समूह है उसके द्वारा जो ऐसा व्यवहार है जो कि समाज विरोधी है उसको क्या किया जाता है, अस्वीकार किया जाता है। और समूह के द्वारा ऐसे व्यवहार के लिए दंड भी निर्धारित किया गया है। तो इन सभी को ऐसा व्यवहार जो कि समाज विरोधी है और समूह के द्वारा अस्वीकार किया जाता है प्लस समूह के द्वारा दंड भी निर्धारित किया जाता है, ऐसे व्यवहार को हम क्या कहेंगे, क्राइम कहेंगे। ये किसने कहा है, एलियट एंड मेरिल ने कहा है। सदरलैंड का क्या कहना है कि जो अपराध है वो एक सीखा हुआ व्यवहार है। और सदरलैंड आधुनिक अपराध शास्त्र के जनक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आधुनिक अपराध शास्त्र के जनक कौन है, तो सदरलैंड है। और इन्होंने दो प्रकार के बताए थे, निम्न वर्गीय अपराधी और श्वेतवसन अपराधी। ठीक है, अपराधी के दो प्रकार बताए थे, निम्न वर्गीय और श्वेतवसन अपराधी। इसके अलावा क्लिफोर्ड शाह, इन्होंने अपराधी क्षेत्र की अवधारणा दी थी। ठीक है, अपराधी क्षेत्र की अवधारणा किसकी है, क्लिफोर्ड शाह की है। अब ये क्या होता है अपराधी क्षेत्र, मतलब नगरों में ही कुछ ऐसा एरिया, कुछ ऐसी जगह या क्षेत्र होते हैं जो कि अपराध के लिए ज़्यादा उपयुक्त होते हैं, जिसमें जैसे कि उन्होंने बताया क्लिफोर्ड शाह ने गंदी बस्तियाँ, ऐसे क्षेत्रों में जो आपराधिक गतिविधियाँ होती हैं वो तीव्र गति से क्या होती है, पनपती हैं। और जो आपराधिक संस्कृति वहाँ पर क्या हो जाती है, डेवलप्ड हो जाती है, विकसित हो जाती है। ठीक है, तो ये आपराधिक क्षेत्र वाला जो कॉन्सेप्ट है वो किसका हो जाएगा, क्लिफोर्ड शाह का हो जाएगा। ये याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है, किसके अनुसार सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या फिर समाप्त हो जाते हैं। संबंध टूट जाएंगे या समाप्त हो जाते हैं। ऑप्शंस देखिए, फेरिस है, इलियट एंड मेरिल है, न्यूमेयर है और मावरर दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलियट एंड मेरिल। इलियट मेरिल का क्या कहना है, जो सामाजिक विघटन है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच में जो संबंध है वो टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, व्यक्ति से व्यक्ति के संबंध को सामाजिक संरचना के तत्व के रूप में किसने परिभाषित किया है। ऑप्शंस में है मर्डॉक, रेडक्लिफ ब्राउन, नाडेल, मर्टन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, रेडक्लिफ ब्राउन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनके लिए सामाजिक संरचना क्या है, गतिशील है। जो व्यक्ति हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति या व्यक्तियों के बीच में जो परस्पर संबंध पाए जाते हैं उन संबंधों को ब्राउन सामाजिक संरचना का अंग बताते हैं। और सामाजिक संरचना को व्यक्तियों की क्रमबद्धता इन्होंने माना है। ऐसे स्टेटमेंट पूछा जाता है, सामाजिक संरचना को व्यक्तियों की क्रमबद्धता किसने माना है, ब्राउन ने। और इनके लिए सामाजिक संरचना क्या है, मूर्त है। तो क्या क्या कहा, पहला सामाजिक संरचना क्या है इनके लिए, ब्राउन के लिए, गतिशील है। दूसरा, व्यक्तियों के बीच में जो संबंध है उन संबंधों को सामाजिक संरचना का अंग माना, प्लस सामाजिक संरचना को व्यक्तियों की क्रमबद्धता कह रहे हैं और इनके लिए जो सामाजिक संरचना है वो मूर्त है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन का सीमा सिद्धांत समरेखीय है, उद्विकासीय है, चक्रीय है, प्रगतिशील है। तो ये क्या है, क्या कहलाएगा, चक्रीय। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। अब सामाजिक परिवर्तन का जो सीमा सिद्धांत है वो किसने दिया है, किसका है, सोरोकिन का है। ठीक है, किस बुक में दिया है इन्होंने, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स में। सांस्कृतिक व सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ है। सामाजिक व सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया हुआ है। संस्कृति के कितने प्रकार बताते हैं, 3। पहला आदर्शात्मक संस्कृति, दूसरा भौतिक संस्कृति और तीसरा आदर्शवादी संस्कृति। और सोरोकिन क्या कहलाते हैं, सांस्कृतिक निर्धारणवादी कहलाते हैं। याद रखिएगा, सांस्कृतिक निर्धारणवादी कौन है, सोरोकिन है। और आर्थिक निर्धारणवादी पूछा जाए तो कौन हो जाएगा, मार्क्स हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। और इनका जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है वो क्या है, संस्कृति केंद्रित है। क्या है, संस्कृति केंद्रित है। अगर चैनल पर आप नए हैं और सोशल चेंज का कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है सोरोकिन का क्या है, तो प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा सोशल चेंज से रिलेटेड सामाजिक परिवर्तन का। तो उसमें सोरोकिन का, पेरेटो का, कार्ल मार्क्स का मिल जाएगा आपको। तो वहाँ पर टॉयनबी, स्पेंगलर, इन सभी के वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं।
ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इनका जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत वो क्या है, संस्कृति केंद्रित है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मेल एंड फीमेल पुस्तक का लेखक कौन है, मेल एंड फीमेल। ऑप्शंस में है मॉर्गेट मीड, रूथ बेनेडिक्ट, रॉल्फ लिंटन, SF नाडेल। तो मेल एंड फीमेल ये जो बुक है वो किसकी है, मॉर्गेट मीड की है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो मॉर्गेट मीड हैं इन्होंने न्यू गिनी की सामाओ जनजाति पर अध्ययन किया था और इंडोनेशिया का जो बाली द्वीप समूह है उस पर भी इन्होंने अध्ययन किया था। इनकी बुक हो जाएगी मेल एंड फीमेल। एक सेकेंड बुक भी है कमिंग ऑफ एज इन सामोआ, ठीक है, इस तरीके की बुक है। तो याद रखिएगा मॉर्गेट मीड है, GH मीड नहीं है, ठीक है, मॉर्गेट मीड है। ठीक, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है अपराधी जन्म से ही विशिष्ट प्रकार के व्यक्ति होते हैं, यह किसने कहा है। ऑप्शंस देख लीजिए, H गोडार्ड, C लोम्ब्रोसो, चार्ल्स गोरिंग, G टॉड। तो अपराधी जन्म से ही विशिष्ट प्रकार के व्यक्ति होते हैं, यह कहना किसका है, लोम्ब्रोसो का कहना है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। लोम्ब्रोसो आधुनिक प्रत्यक्षवादी अपराधशास्त्र के जनक माने जाते हैं, ठीक है। और इनकी बुक का नाम क्या है, द क्रिमिनल मैन एंड सेकंड क्राइम करके बुक है, ठीक है। क्या है, क्राइम, सेकंड वाली क्या है, क्राइम। और अपराधी के 4 तरह के प्रकार बताते हैं। पहला बताते हैं जन्मजात प्रकार के अपराधी, दूसरा पागल अपराधी, तीसरा आवेग युक्त अपराधी और चौथा आकस्मिक अपराधी। पहला हो गया जन्मजात, दूसरा पागल अपराधी, तीसरा आवेग युक्त अपराधी, चौथा आकस्मिक अपराधी। और क्या कहा था इनका, अपराधी क्या होते हैं, जन्मजात होते हैं, उन्हें बनाया नहीं जाता, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी है यहाँ पर। नेक्स्ट है मिट्टी जाति उपजाती है जबकि मशीन वर्गों का निर्माण करती है, या भूमि जाति को उत्पन्न करती है, मशीन वर्गों का निर्माण करती है, ऐसे भी पूछा जाता है, ठीक है। तो यह कथन किसका है। ऑप्शंस में है माइकल यंग, किम्बॉल यंग, आंद्रे बेते, लुइस ड्यूमो। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, माइकल यंग। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वह पद क्या है जिसकी रचना हिलर ने परिस्थिति के लिए की थी जो अन्यों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। अन्यों की अपेक्षा मतलब अन्य परिस्थितियों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। हिलर ने उस परिस्थिति को क्या कहा है, क्या कहकर पुकारा, मूल परिस्थिति, उत्कृष्ट परिस्थिति, मूल्य परिस्थिति या फिर ध्रुवीय परिस्थिति। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूल्य परिस्थिति। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। की स्टेटस है, ठीक है, इंग्लिश में हो सकता है कि इंग्लिश में वर्ड की स्टेटस हो, मूल और मूल्य में आप लोग कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। तो की स्टेटस जो लिखा होगा उसको ही टिक करिएगा। अब ये होती क्या है, व्यक्ति क्या है अपने जीवन में जन्म से ही क्या करता है, कई परिस्थितियों को प्राप्त करता है, ठीक है। उन सभी परिस्थितियों में एक परिस्थिति ऐसी होती है जिस परिस्थिति के द्वारा समाज में वो क्या करता है, जाना जाता है, ठीक है, या प्रसिद्ध होता है उस परिस्थिति से। और इसी परिस्थिति को विशेष तौर पर हिलर ने क्या कहा है, जो मूल्य परिस्थिति या मुख्य परिस्थिति है वो कहा है। और ये जो परिस्थिति होती है वो अर्जित परिस्थिति होती है, ठीक है। तो व्यक्ति अपने जीवन में कई तरह के परिस्थिति को धारण करता है या प्राप्त करता है। उन सभी परिस्थितियों में एक ऐसी परिस्थिति होती है जिसके द्वारा वह समाज में प्रसिद्ध होता है या समाज में जाना जाता है। उस परिस्थिति को हिलर क्या कहते हैं, ये जो परिस्थिति होती है जिसके द्वारा समाज में जाना जा रहा है वो विशेष तौर पर व्यक्ति की अर्जित परिस्थिति ही होती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर की स्टेटस हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है नियोजन लोगों की सहभागिता से किसी देश की सरकार द्वारा परिवर्तन का एक चेतन प्रयास है। इन शब्दों में नियोजन को निम्नलिखित में से किसने परिभाषित किया है, गुरनार मैरडॉल, कीथ ग्रिफिन, लेविस लॉर्विन, जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर गुरनार मैरडॉल ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आश्रम व्यवस्था में उस आश्रम को इंगित कीजिए जिसके सहारे सभी आश्रम जीवन प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, गृहस्थ आश्रम हो जाएगा।
ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आश्रम व्यवस्था के अनुसार मानव जीवन की जो औसतन आयु है, ठीक है, 100 वर्ष होती है और 100 वर्ष की अवधि को ही 4 भागों में बांटा गया है, 4 आश्रमों में। ठीक है, 4 तरह के हो गए, आपको पता भी है, ब्रह्मचर्य हो गया, गृहस्थ हो गया, वानप्रस्थ हो गया, संन्यास हो गया। जो गृहस्थ आश्रम है 25 वर्ष की आयु के बाद ये आश्रम की शुरुआत होती है और विवाह के बाद ही व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। और ये जो गृहस्थ आश्रम है वो समाज की क्या है, आधारशिला है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने प्रभु जाति की अवधारणा की जगह प्रभु समुदाय की अवधारणा के प्रयोग का सुझाव दिया है? ठीक है, प्रभु जाति की अवधारणा की जगह, उसके स्थान पर प्रभु समुदाय की जो अवधारणा है उसके प्रयोग का सुझाव दिया है। एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, रॉय बर्मन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, रॉय बर्मन होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1 अप्रैल 1937 को अंग्रेज़ों द्वारा संयुक्त प्रांत के रूप में कौन सा आधुनिक भारतीय राज्य बनाया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 अप्रैल 1937 को अंग्रेजों द्वारा संयुक्त प्रांत के रूप में आधुनिक भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश को बनाया गया था। और ये जो संयुक्त प्रांत है उसका नाम बदल करके 1950 में उसका नाम क्या कर दिया गया था, उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। पहला क्या था, संयुक्त प्रांत। ठीक, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ष में बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था? जो बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम है वो कब पारित किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1960 पारित पूछा गया है, 1960 में हुआ था। 1 मई 1960 से इस अधिनियम को लागू किया गया। ठीक है, ये अधिनियम कब या पूछे कहा जाए कि बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम कब लागू होता है, तो 1 मई 1960 से होता है। और बॉम्बे प्रांत को भाषा के आधार पर 2 अलग अलग राज्यों में विभाजित किया गया था। ठीक है, भाषा के आधार पर बॉम्बे प्रांत का 2 भागों में विभाजन हुआ था। ठीक है, 2 राज्यों में विभाजन हुआ था। पहला राज्य महाराष्ट्र और दूसरा गुजरात राज्य। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य को माझा, दोआब और मालवा क्षेत्रों में बांटा गया है? ऑप्शंस में है असम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, पंजाब हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब का बाढ़ वाला जो मैदान है, ठीक है, उसको 3 खंडों में विभाजित किया गया। पहला जो माझा है, वो जो क्षेत्र है माझा वाला, वो रावी और व्यास नदी के बीच वाला है। ठीक है, रावी और व्यास नदी है उसके बीच वाला माझा है, माझा क्षेत्र। दूसरा जो मालवा क्षेत्र है वो सतलज नदी है उसके दक्षिण में है। ठीक है, और जो दोआब है, ठीक है, वाला जो क्षेत्र है वो सतलज और व्यास नदी के बीच में है। ठीक है, दोआब वाला क्षेत्र सतलज और व्यास नदी के बीच वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर पंजाब राइट होगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहली बार उपस्थित हुई थी, आई थी? तो कब, 1608 में। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रतिनिधि हैं विलियम हॉकिंस, ये 1608 में, उस समय मुगल शासक कौन थे, जहांगीर थे, उनके शासनकाल में आए थे। ये याद रखिएगा। ठीक है, जहांगीर थे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह के एक नेता थे? संथाल विद्रोह है, ऑप्शंस में है स्वामी विवेकानंद, सिद्धू मांझी, B.R. अम्बेडकर, सूर्यसेन। तो यहाँ पर सिद्धू मांझी होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संथाल विद्रोह कब से है इसका समय? 1855 से 1856। ठीक है, और इसके नेता कौन कौन थे? 2 थे, सिद्धू प्लस कान्हू। ठीक है, कान्हू 2 हैं नाम, ये याद रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किस वर्ष लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था? लॉर्ड कर्जन है, उन्होंने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था कब? 1905। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 20 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा होती है और 7 अगस्त 1905 से, ठीक है, 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में जो कलकत्ता का टाउन हॉल है उसमें स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की घोषणा होती है। और ये जो आंदोलन है उसका उद्देश्य क्या था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार था।
ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट है। नेक्स्ट है शांतिपूर्ण प्रतिरोध सत्याग्रह का जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शंस में है बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पॉल। तो शांतिपूर्ण प्रतिरोध या सत्याग्रह जो सिद्धांत है वो किसका है? अरविंद घोष का है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो अरविंद घोष है उनके द्वारा ही लिखा गया एक लेख है, उसकी ही ये श्रृंखला है जिसे 1907 में वंदे मातरम में ये जो है प्रकाशित होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है दुनिया के मजदूर एकजुट हो, इसका नारा किस से संबंधित है? ऑप्शंस देखिए, अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति, जापानी क्रांति, फ्रेंच क्रांति। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? रूसी क्रांति। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये नारा, ये कहना किसका था? कार्ल मार्क्स का था, दुनिया भर के मजदूर एक हो जाओ। ठीक है, तो ये कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? ऑप्शंस है 25, 30, 20, 28। तो भारतीय संविधान में कितने भाग है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या होगा? 25। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मूल संविधान की बात करते हैं तो जो मूल संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद हैं, 8 अनुसूचियां हैं और 22 भाग थे। ठीक है, अगर मूल संविधान नाम देते हैं मूल संविधान तो उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग थे। अगर वर्तमान में बात करें हम तो 465 अनुच्छेद हो गए हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं। ठीक है, और ये जो अनुच्छेद है अगर ये जो अनुच्छेद बढ़ गए हैं 465। ठीक है, तो जो मूल अनुच्छेद हैं उसमें जो कि 395 हैं उसमें का खा गा ऐसे करके उसको आगे बढ़ाया गया है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो वो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 23 और 24 हो जाएगा। और ये क्या है? मौलिक प्लस संवैधानिक अधिकार दोनों ही हैं। ठीक है, मौलिक प्लस संवैधानिक अधिकार ये दोनों ही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।